हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेड्यूलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट शेड्यूलिंग है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब है जो प्रोसेस सिस्टम में सबसे पहले आएगी उसे सीपीयू सबसे पहले दिया जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि सीपीयू सबसे पहले उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब एक बार हम रैम जो है उसका एक बना लेते हैं कि ये रैम है और ये हमारा है सीपीयू। तो आपको अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको समझ आ गया होगा, सीपीयू के पास जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो सब प्रोसेस सेव होती है रैम के अंदर। रैम से सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए वो सीपीयू ले लेता है। और प्रोसेस हम एक बार ये मान लेते हैं, कोई भी प्रोसेस है वो रैम में हमेशा एक लाइन में लगा के खड़े हो जाती है। जैसे P1 आई वो यूं खड़ी हो गई, P2 दूसरे नंबर पे आई, P3 तीसरे नंबर पे आई, P4 चौथे नंबर पे आई और P5। एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एक क्यू के अंदर सब प्रोसेस आके लाइन बाय लाइन लग जाएगी। P1 सबसे पहले आगे क्यों आई है, तो इसका मतलब है P1 प्रोसेस सिस्टम में सबसे पहले आई थी, इसलिए उसे हमने नंबर 1 पे टाइम दिया। नंबर 1 पे हमने उसको रैम में जगह दी, सबसे पहले हमने उसको रिजर्व करा। इसके बाद में P5 के बाद में हार्ड डिस्क से हम कोई भी प्रोसेस रैम में नहीं रख सकते, क्योंकि रैम इस समय फुल हो चुकी है। अब सीपीयू कौन सी वाली प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू करेगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ध्यान रखना है। जो प्रोसेस सिस्टम में सबसे पहले आई थी उसे सीपीयू उठा के अपने अंदर ले आएगा और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इसे टर्मिनेट कर देगा। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, इसे कोई अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो वो चला जाएगा ब्लॉक स्टेट में। इस बात का आप ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम FCFS भी बोलते हैं, ये हमेशा नॉन प्रिमिटिव होती है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है ये हम समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वह प्रोसेस जो सीपीयू को सिर्फ अपनी मर्जी से छोड़ेगी वो होती है नॉन प्रिमिटिव, जिसे सीपीयू अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकता, जिसे सीपीयू अपनी मर्जी से बाहर छोड़ नहीं सकता, वो होती है नॉन प्रिमिटिव। और वो प्रोसेस जिनको सीपीयू अपनी इच्छा के अनुसार अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको बाहर निकाल दे कि भाई मैं अभी कोई और काम करूँगा, तुम एक बार सिस्टम से बाहर जाओ, इस तरीके से जिन प्रोसेस को सीपीयू निकाल सकता है उसे बोला जाता है प्रिमिटिव। तो FCFS हमेशा ही नॉन प्रिमिटिव होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कैसे आएगा। तो एक टेबल बनी हुई मिलेगी हमें, एक होती है प्रोसेस आईडी, एक होता है उसका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम से मतलब जिस समय पे प्रोसेस सिस्टम में आएगी वो टाइम बोला जाता है अराइवल टाइम। एक होता है BT, इसका मतलब है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम या फिर हम इसे बोल सकते हैं सीपीयू का टाइम। सीपीयू आपको कितनी देर के लिए चाहिए, आप वो प्रोसेस आपको बताएगी, भाई मुझे 5 मिनट का गाना चलाना है, मुझे सीपीयू 5 मिनट के लिए चाहिए। ये होता है बर्स्ट टाइम कि आपको वो 5 मिनट उसको देने पड़ेंगे। कोई मूवी 2 घंटे की है तो आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, वो उसका सीपीयू का टाइम है, वो उसका बर्स्ट टाइम है। ये 3 चीज़ें हमें लगभग दी हुई होती हैं एग्ज़ाम में। प्रोसेस आईडी मान लेते हैं P1, P2 और P3। एक बार हमारे पास सिस्टम में सिर्फ 3 प्रोसेस हैं, इनका अराइवल टाइम मान लेते हैं, ये आई थी 0 पे, ये आई थी 3 पे और ये आई थी 2 पे। बर्स्ट टाइम इनका है, ये चलेगी 2 मिनट। इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, मिनट बोल सकते हो, घंटे बोल सकते हो, बस ये 2 लिखा हुआ मिलेगा आपको, 3 लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट आपको नंबर मिलेगा। ये प्रोसेस चलेगी 3 और ये चलेगी 4। इनको इतनी देर के लिए सीपीयू चाहिए। अब आपको ये इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रोसेस आईडी उसका नंबर दिया होगा, अराइवल टाइम दिया हुआ होगा और उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ होगा। हमसे क्या पूछा जाएगा उसकी भी हम बात करेंगे।
बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है, और साथ में वो आपको ये बताएगा कि मैंने कौन सी शेड्यूलिंग को यूज़ किया है, FCFS को। FCFS का मतलब एक बार जो प्रोसेस रन होना शुरू हो जाएगी CPU के ऊपर, उसको आप बीच में रोक नहीं सकते, वो चलती ही रहेगी। अब इस टेबल के लिए हमें हमेशा ये एक गैंट चार्ट होता है, ये हमें बनाना है। इस चार्ट के ऊपर ही सारा खेल होगा। अगर आपने ये चार्ट सही बनाया तो आप क्वेश्चन का सही आंसर निकालोगे। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपका क्वेश्चन कंफर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। गैंट चार्ट ही एक तरह से होती है टाइम लाइन। ये हमारे टाइम को बताती है कि किस तरह से आप इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चलोगे। अभी मान लेते हैं टाइम हमेशा सिस्टम 0 पे है, बिल्कुल रिफ्रेश है। 0 के ऊपर आप मुझे बताओ कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आई। तो 0 में हमें पता है अराइवल टाइम 0 किसका था, P1 का। सबसे पहले CPU किस प्रोसेस को मिलेगा, P1 को, तो हम P1 लिख देंगे। P1 प्रोसेस के बाद में ये देखो P1 को कितनी देर CPU चाहिए, P1 को 2 यूनिट तक CPU चाहिए, मतलब 0 से 1 और 1 से 2। तो जब P1 ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे सिस्टम किस टाइम पे पहुंच चुका होगा, 2 पे। और इसका मतलब कि P1 प्रोसेस अब पूरी हो चुकी है, तो इसका हम एग्जीक्यूशन टाइम कर देंगे 0 कि ये हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। P1 के बाद में सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आएगी, P2 आएगी 3 पे, बट 3 तक तो अभी सिस्टम पहुंचा नहीं है, और P3 आएगी 2 पे। इसका मतलब P2 से पहले ही P3 आ चुकी है, तो CPU किसको दिया जाएगा, P3 को। हम P3 को टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे, और P3 कितनी देर तक काम करेगी, तो CPU का टाइम है 4 यूनिट, 2 से लेके 4 यूनिट लगातार काम करेगा P3। और जब हम इसको जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 6 यूनिट टाइम पर P3 पूरी हो चुकी होगी। इसका टाइम हम कर देते हैं 0। अब बात करेंगे 6 की। 6 के ऊपर आप बताओ सिस्टम में क्या P2 आ गई, तो हाँ P2 तो 3 पे ही आ गई थी, बट उस टाइम हम P3 को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इस समय हम टाइम लाइन के ऊपर लाएंगे P2 को, और P2 कितनी देर तक चलेगी, P2 चलेगी 3 यूनिट तक, तो 6 और 3 हो गए 9। और जैसे ही 9 हमें दिखेगा, यहाँ पे तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सबने अपना काम पूरा कर लिया, अब किसी को CPU नहीं चाहिए। और इस टाइमलाइन की सहायता से हम आगे की टेबल बनाएंगे। आगे की टेबल में देखो क्या क्या कॉलम आपको ऐड करने हैं। ये अब पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा अलग लगेगा, हो सकता है आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत भी हो सकती है समझने में, बट कन्फ्यूज़न नहीं होना। जैसे नॉर्मल मैथ्स में परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है और उससे हम पूरे क्वेश्चन करते हैं, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है। बट एक बार अगर आपने समझ लिया, आपके 1-2 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से कोई नहीं ले सकता। बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इनमें। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या लिखना है टेबल में, ये गैंट चार्ट बनाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कंप्लीशन टाइम। कौन सी प्रोसेस कितनी टाइम पे पूरी हुई, बस ये लिखना है। तो P1 देखो कब पूरी हुई थी, 2 पे। ये 2 दिख रहा है आपको, ये है इसका कंप्लीशन टाइम। ये प्रोसेस आई कब थी, 0 पे। ये कंप्लीट कब हुई, 2 पे। इसका मतलब P1 प्रोसेस 2 पे कंप्लीट हुई। P2 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, देखो P2 जो है वो 6 पे आई थी और 9 पे पूरी हुई, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। P3 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, P3 प्रोसेस आई थी 2 पे और पूरी हुई थी 6 पे, हम यहाँ पे लिख देंगे 6। एक हमने इसका कॉलम फिल कर दिया, कंप्लीशन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे TAT, टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बाद में लिखवाऊंगी। पहले हमें देखना है कैसे निकलेगा टर्न अराउंड टाइम का। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इसके अंदर होता है बर्स्ट टाइम, जो CPU ने टाइम लिया वो टाइम, प्लस हमारा वेटिंग टाइम, दोनों को मिला के होता है टर्न अराउंड टाइम। अभी तक आपके पास कौन कौन से टाइम है, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में देखो अराइवल टाइम भी इंक्लूड है, बर्स्ट टाइम भी इंक्लूड है, और साथ में
आपका वेटिंग टाइम भी इंक्लूड है, क्योंकि P2 ने कितनी देर तक वेट किया, P2 आ गया था 3 पे, उसको CPU कब मिला 6 पे, उसने 3 यूनिट तक वेट किया। यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम की, तो कंप्लीशन टाइम के अंदर अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये तीनों टाइम इंक्लूड है। हमें टर्न अराउंड टाइम के लिए चाहिए BT टाइम और वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, CPU का टाइम और वेटिंग टाइम। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे कंप्लीशन टाइम में से, तो हमें मिल जाएगा ये दोनों। ठीक है, अब देखो कंप्लीशन टाइम है 2, अराइवल टाइम है 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 2। 9 है कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम है 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। कंप्लीशन टाइम है 6, अराइवल टाइम है 2, 6 में से 2 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 4। ये इन तीनों प्रोसेस का आ गया टर्न अराउंड टाइम। और अब हम लास्ट में निकालेंगे वेटिंग टाइम कि एक्चुअली में प्रोसेस ने कितना वेट किया। तो टर्न अराउंड टाइम देखो क्या होता है, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो जब हम टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा वेटिंग टाइम। और वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, टर्न अराउंड है 2, बर्स्ट टाइम है 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, मतलब प्रोसेस P1 ने कोई वेट नहीं किया सिस्टम में। P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 6, बर्स्ट टाइम है 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 3। P3 प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम 4, बर्स्ट टाइम भी है 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ हम यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस ने वेट किया था P2 ने, वो आई तो थी 3 पे बट उसको CPU कब मिला था 6 पे, बस एक इसी ने वेट किया था। P1 देखो 0 पे आई, उसको आते ही 0 पे CPU मिल गया। P3 प्रोसेस 2 पे आई थी, उसको आते ही CPU मिल गया 2 पे। तो दोनों प्रोसेस ने वेट नहीं किया, सिर्फ एक प्रोसेस ने वेट किया, वो थी P2। एक बार मैं भी समझती हूँ, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आप इस वीडियो को ही 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, बट आपको ये करना है, छोड़ना नहीं है। और हम इसके इतने एग्जाम्पल कर लेंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। और लास्ट में आप खुद मुझे बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में भी आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ हैं वो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ, जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यूज़ करनी है। FCFS जो हमारी शेड्यूलिंग है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की जाती है क्यू को यूज़ करके। और क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो किस तरह से काम करता है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा मैं उसको सबसे पहले काम दूंगा, मैं उसके ऊपर सबसे पहले काम करूंगा, ठीक है। तो फीफो की तरह ही जैसे फीफो काम करता है कि ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले सर्व करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जिसको जितनी जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो सबसे पहले आ जाए। जैसे अगर आपको टिकट कंफर्म चाहिए तो आप टाइम से टिकट खिड़की खुलने से पहले वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, जैसे ही खिड़की खुलेगी आपको पहली टिकट आपको ही मिलेगी। बस ये वही बात है कि जो सबसे पहले पहुँचा उसको सबसे पहले सर्विस मिल गई। अगर कोई प्रोसेस CPU को छोड़ती है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस खुद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना चाहती है और वो अपनी मर्जी से CPU को छोड़ रही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का नाम आते ही आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक नॉन प्रिमिटिव अप्रोच होती है जिसमें CPU अपनी मर्जी से प्रोसेस को बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि P1 जब टाइम लाइन के ऊपर आई तो हमने उसको पूरा एग्जीक्यूट किया, हमने उसको बीच में कहीं पे रोका नहीं, इसमें कोई इफ़ बट होता ही नहीं। जो प्रोसेस बात होती है सबसे पहले CPU मिलने की, अगर CPU आपको मिला तो हम आपको पूरा एग्जीक्यूट होने देंगे, बीच में आपसे CPU नहीं लेंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, 4-5 क्वेश्चन हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जब आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाओगे, इसकी आगे की बात हम उसी वीडियो में करेंगे। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। उसके बाद जब आप इन सब वीडियोस को कंप्लीट कर लोगे, शेड्यूलिंग में से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस अप्रोच के साथ में इस एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करो आज,
और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो और मिल जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी डाउट है वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।